हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के ईयर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये एग्ज़ाम आपका 12 अप्रैल 2022 को शिफ्ट सेकंड के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब ये देखिए अलजेब्रा का प्रश्न है। इसमें अगर आप फॉर्मूले नहीं लिखेंगे और कैलकुलेशन आपकी जितनी ज़्यादा ठीक होगी उतना ज़्यादा आप टाइम बचा पाएंगे। तो इसमें मैं फ़ॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ कि ये फार्मूला होता क्या है। यहाँ पर भाई मैंने आपको यहाँ पर फार्मूला बता रखा है a³ + b³ और प्लस का c³ माइनस का 3abc करेंगे तो ये बराबर होता है हमारे पास a प्लस का b प्लस का c और ब्रैकेट के अंदर a² प्लस का b² प्लस का c² और इसमें से माइनस कर देते हैं AB प्लस का BC और प्लस का CA, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि प्रश्न में इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। भैया आपके पास यहाँ पर a प्लस b प्लस c का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये बराबर क्या होता है a² प्लस b² और प्लस का c² होता है और प्लस के अंदर 2 इंटू में AB प्लस का BC और प्लस का CA होता है। तो इससे आप यहाँ पर इस ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर मैं आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताता है। तो यहाँ पर AB प्लस का BC प्लस का CA, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर बार बार लिखनी नहीं है, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन करनी है जो कि मैं अब कर रहा हूँ। इसका मान आप 6 रखेंगे। भाई प्रश्न में 6 दिया गया तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसका मान प्रश्न में जो है इसका मान 32 दिया गया तो 32 इधर माइनस हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जो है इसका मान 32 दिया गया तो 32 यहाँ पर इधर माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। बस ये डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया 4/2 यानी कि 2 आपके पास इसका मान आ जाएगा। अब प्रश्न में देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आप पुट करेंगे। भाई इसका मान आपको यहाँ पर 189 दे रखा है और यहाँ पर इसका मान जो है ये 6 दे रखा है और इसका मान जो है 32 आपको दे रखा है और इसका मान हमने कैलकुलेट किया 2 आया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 189 माइनस का 3abc और ये बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर ये देखिए 30 बचेगा 36 का 18 180 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये 180 इधर घटाएंगे तो इधर 9 बचेगा, 3abc इधर आ जाएगा। तो 3abc बराबर कितना आया 9 आया। तो abc बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो abc की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3 आई। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई 3 माइनस का यहाँ पर 3 करेंगे यानी कि आपके पास 0 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपकी ये वाली थी और यहाँ पर जो है ये वाली कैलकुलेशन, बस इतनी सी कैलकुलेशन थी। ये फॉर्मूले आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करनी है तो 2 लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर किन राज्यों में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। तो आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंग्लिश वाले से पढ़ सकते हैं। आपको यूथ का देखना है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं बोल के बता रहा हूँ। ये 12, ये 8 यानी कि आपके पास 20 हो जाएगा और ये 10 और ये 19 हो जाएगा। 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 39 और ये आपके पास 11.5 यानी कि 40 और ये 50.5 आपके पास इन सभी का टोटल हुआ। 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा 10.1 आ जाएगा। तो 10.1 से ज़्यादा किस किस में आपको यहाँ पर ये देखना है। तो 12 यहाँ पर ज़्यादा है और 11.5 यहाँ पर ज़्यादा है 10.1 से। इन 2 में ज़्यादा है, बाकी 8, 10 और ये 9 कम है। तो यहाँ पर A और C जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए A और B ने जो है क्रमशः X से Y और Y से X के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद A और B ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि A की चाल 32 किलोमीटर/आवर है तो B की चाल किलोमीटर/आवर में कैलकुलेट आपको करके बतानी है। तो ये देखिए इस टाइप का जो प्रश्न है ये स्पेशल टाइप का प्रश्न है। पहले इसमें देखिए प्रश्न को समझिए, प्रश्न आपको कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास x कोई बिंदु है और यहाँ पर मान लीजिए y कोई बिंदु है। a यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और b यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ये आपसे प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं इनके मिलने का टाइम यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पर मिल जाते हैं तो a यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये शेष जो दूरी बची है ये 6 से 1/8 यानी कि यहाँ पर 49/8 घंटे में इसने कवर की। ये इसके द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा, a द्वारा लिया गया टाइम, और इसकी स्पीड हम SA मान लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए B की अगर हम बात करें तो B यहाँ से यहाँ तक आया तो ये इस A से मिल गया, ठीक है। अब ये जो शेष दूरी बची है B के लिए
ये इसने जो है 8 घंटे में कवर की, तो ये आपके पास टी बी यानी कि बी द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा, और बी की स्पीड हम मान लेते हैं एस बी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है जो कि हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास एस ए द्वारा एस ए की स्पीड अपॉन एस बी की स्पीड, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर टी बी के द्वारा लिया गया टाइम और यहाँ पर जो है ए के द्वारा लिया गया टाइम बट्टे के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, भाई ए की स्पीड आपको यहाँ पर दी गई है 32, बट्टे के अंदर बी की स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बी के द्वारा लिया गया टाइम 8 घंटे और यहाँ पर ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना है 49/8। तो 8 ऊपर जाएगा, 8 8 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, बट्टे में 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो इसको जब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 चौके 32, ये 4 बार कट जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तिरछा गुणा कराएंगे तो एस बी इक्वल टू 7 चौके 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपकी थी भाई, यहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई करते, ये फॉर्मूला भी नहीं लिखते, तो ये इतने से में आपका जो है आंसर आ जाना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए गणित की परीक्षा का कक्षा औसत क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना दशमलव के एक स्थान तक सही। बाकी यहाँ पर इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव प्रश्न है, और कैलकुलेटिव प्रश्न आपको दिखाई पड़े तो उसको एक बार स्किप कर दीजिए, बाद में सोल्व उसको कर लेंगे, ठीक है। तो बाद में उसको सोल्व किया करें। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर ये अंक दे रखे हैं, पहले तो इन अंकों का एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 20 और ये 40, 60 का एवरेज 30 आ जाएगा, ये 100 का एवरेज यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास 140 का एवरेज 70 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 180 का एवरेज 90 आ जाएगा, और ये 220 का एवरेज 110 आ जाएगा, और ये आपके पास 260 का 130 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास 300 का 150 आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 340, और 340 का आ जाएगा 170, और ये आ जाएगा आपके पास 380, और 380 का हो जाएगा 190। ये जो एवरेज कैलकुलेट होकर है, इनको आप यहाँ पर छात्रों की संख्या से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई 10 इंटू में 30 करेंगे, 18 इंटू में 50 करेंगे, इस तरह से करते जाइए। 10 इंटू में 30 और यहाँ पर 18 इंटू में 50, ये 32 इंटू में 70 कर देंगे, और यहाँ पर ये आपके पास 45 इंटू में 90 हो जाएगा, और इसी तरह से ये 60 इंटू में जो है 110 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 75 इंटू में ये आपके पास 130 हो जाएगा, और इसी तरह से 55 इंटू में ये आपके पास हो जाएगा 55 इंटू में 150 हो जाएगा, और इसी तरह से 40 इंटू में 170 हो जाएगा, और ये 15 इंटू में 190 हो जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको इन सभी का करना पड़ेगा, तो ये 300 आपके पास आ जाएगा, और ये 18 पंचे 90, ये 900 आ जाएगा, और ये आपके पास 7 त्रिका 21 और 7 दूनी का 14, और ये आपके पास यहाँ पर 224, ये 224 बना, आगे एक 0 आ जाएगा। ये 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, ये 405, और ये 0 आ जाएगा, और ये 11 छिके 66, 100 आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 13 पंचे 65, 13 छिके 78, 780, और यहाँ पर 13 पंचे 65 का 5 लिख लीजिए, हासिल 6, 13 सत्ते 91 और 6 97 हो जाएगा, आगे एक 0 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 15 पंचे 75 हो जाएगा, हासिल 7, 75 और 7 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, आगे एक 0 आ जाएगा। 17 4 68 हो जाएगा, ये 68 100 आ जाएगा, और 19 5 95 का 5 आ जाएगा, हासिल 9 आ जाएगी, 19 और 9 28 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास 0, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर 10 19 और ये 5, ये 24 का 4 आ जाएगा, हासिल 2 आएगी, 9 3 12, 2 14, 2 16, 6 22 और 7 29, और ये 2 31, 8 39, और ये आपके पास 8 कितना हो जाएगा, ये 47 का 7 हो जाएगा, हासिल 4 आएगी, 6 4 10 और 6 16 और 9 25, और ये 8 23 और 6 23 और 6 कितना हो जाएगा, ये 29 और 2 एक सेकेंड, ये आपके पास यहाँ पर 6 4 10 और 6 16 16 और ये 9 25 हो जाएगा, 25 और 8 33 हो जाएगा, 33 से 39 हो जाएगा, और 2 41 आपके पास इन सभी का टोटल आ जाएगा। तो 41,740 आपके पास है। इसको आप डिवाइड कर देंगे 350 से, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करना था और कुल छात्रों की संख्या 350 आपको बताई गई थी। तो 0 से 0 आप यहाँ पर काट देंगे। अब यहाँ पर डिवाइड आपको करना है भाई, यहाँ पर 35 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 12 बार भाग चला जाएगा, क्या 12 3 36, 12 5 60, 420 ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि भाग यहाँ पर 11 बार जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते,
इसके बाद यहाँ पर या तो 5 बार जाएगा या फिर 9 बार जाएगा। 9 बार चेक कर लेते हैं। 9 त्रिका 27, 270, 9 पंचे 45, यानी कि आपके पास यहाँ पर 315 आ जाएगा। और ऊपर कितना बचा था, ये 15 और ये 17, 32 उतारेंगे 4, 324 में यहाँ पर जो है भाग चला जाएगा, क्योंकि 315 आ रहा है तो यहाँ पर 9 बार भाग चला जाएगा। और 119 पॉइंट करके आपको एक ही आंसर दे रखा, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करना है। भाई आप टेन थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा लिखेंगे। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का यहाँ पर ये कोस थीटा बट्टे साइन थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर जो है बट्टे के अंदर टेन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस का यहाँ पर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर ऊपर पावर में 2 माइनस का 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आपको दिमाग के अंदर जितनी कैलकुलेशन करेंगे उतना आप टाइम बचा पाएंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा, माइनस के अंदर कोस थीटा आएगा, और बट्टे के अंदर क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। और इसके बट्टे के अंदर ये आपके पास यहाँ पर कोस थीटा और ये माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर बट्टे के अंदर ये देखिए कोस थीटा आ जाएगा। और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, और ये माइनस का 1। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, अगर आप यहाँ पर देखें माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो है ये कोस थीटा तो माइनस का हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा। और ये आपके पास देखिए ऊपर वाली ब्रैकेट आपस में सेम है, यानी कि कट जाएंगे। तो ये कोस थीटा बट्टे के बट्टे में ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा आएगा। और यहाँ पर जो है ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह हमने कॉमन लिया था। और इसकी पावर 2 और यहाँ पर माइनस का 1। तो ये आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस का कोट थीटा बनेगा, इसका स्क्वायर माइनस का 1, और कोट माइनस का तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये माइनस का 1। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करते तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम आप बचा सकते थे। अब ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी आप यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 5 यहाँ पर बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर 12 में से 9 गया, ये आपके पास से कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ऑफ को पहले सोल्व करेंगे तो ये 5 त्रिका 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये 6 त्रिका 18 हो जाएगा। और ये देखिए 15 इंटू में 3 करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। और ये प्लस का 5 होगा तो यहाँ पर 50 आपके पास इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ऑफ सोल्व करेंगे बाहर तो यहाँ पर ये 10 से यहाँ पर ये 0 कट जाएगा। तो गुणा में कितना बचा, ये 4 बचा। इधर यहाँ पर डिवाइड में जो है 25 है, तो 25 से आप डिवाइड पहले करेंगे तो 25 दूनी का 50 और ये 4 दूनी का 8 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए कर्मचारियों किस कार्यालय में जो है कर्मचारियों की संख्या 600 है, इंग्लिश वाले इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेटा जो है आपको डिग्री में दिए गए, तो हम मान लेते हैं कि x डिग्री हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल हमारे पास 2400 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कर्मचारियों की कुल संख्या 2400 और केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री की वैल्यू 2400, तो x कैलकुलेट हमने किया तो ये बराबर हमारे पास 600 आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट कर दीजिए भाई, 600 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 90 आ जाएगा। और यहाँ पर ये बराबर की साइड 1, तो x बराबर कितना आया, 90 डिग्री आया। तो यहाँ पर x की जगह कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और 90 डिग्री आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि डी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और ए कुल पूंजी का जो है 33 से 1/3% निवेश करता है और बी जो है शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ यह है तो बी का हिस्सा कैलकुलेट करना है। देखिए ए ने कितना निवेश किया, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, यानी कि इसने 1/3 निवेश किया। तो बी ने कितना निवेश किया, भाई टोटल 1 यूनिट था, 1 में से यहाँ पर 1/3 घटाएंगे तो 2/3 इसने निवेश किया। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 1:2 इनके जो निवेश का रेशियो आ जाएगा और यही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। तो टोटल करेंगे तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, जबकि प्रश्न में यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 1,62,000 दे रखा है। तो कितना गुणा दे रखा, 5 त्रिका 15, 4 त्रिका 12, यानी कि डेटा यहाँ पर 54,000 गुणा लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर बी का हिस्सा कैलकुलेट करके बताना था, तो ये भी 2 यूनिट ना होकर 2 का 54,000 गुणा करेंगे तो ये आपके पास 1,08,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है और उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को जो है अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया।
ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें आपसे बोला गया कि ए ने जो है 15 दिनों तक काम किया, अब जो शेष काम बचा है वो बी ने किया और 30 दिनों में पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये बराबर करेंगे भाई, इनका योग करेंगे तो ये बराबर आपके पास कितना आ जाएगा टोटल काम। और टोटल काम क्या होगा, आपसे बोला गया कि ए यहाँ पर 25% 15 दिन में करता है, तो टोटल 100% कितने दिन में कर देगा भाई, गुणा 4 करेंगे यानी कि 15 चौके 60, आपके पास 60 दिनों में कंप्लीट कर देगा ए। तो ए जो है 60 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ए इंटू में 60 यहाँ पर टोटल काम होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ये ए और बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपके पास ए इंटू में 45, ये 45 ए तो एक साइड बच जाएगा और ये बराबर बी इंटू में ये आपके पास 30 एक साइड बच जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 15 दूनी का 30, 15 3 45, तो ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास आ चुके हैं। बराबर के किसी भी साइड आप ए और बी की एफिशिएंसी रख दीजिए, आपके पास टोटल वर्क कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 यूनिट रखेंगे, ए की एफिशिएंसी इंटू में 60 करेंगे यानी कि 120 आपके पास ये टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क 120 यूनिट आया, तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि 50% किसका, टोटल वर्क का। तो 120 का अगर आप 50% कैलकुलेट करें कितना होगा, 60 होगा। और ये 60 यूनिट का काम जो है दोनों मिलकर करते हैं, यानी कि 2 और 3 5 की एफिशिएंसी करेंगे, तो इन 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो इनके द्वारा लिया गया टाइम 12 पंचे 60 यानी कि 12 दिन आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 6 घंटियाँ जो कि क्रमशः जो है 3 4 6 और 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। आप एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए, जो टाइम निकल के आएगा वो इनके एक साथ बजने का टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। भाई 3 और 4 और 6 और ये 12 का एलसीएम आपको 12 दिखाई पड़ा, इसके अलावा 12 और 8 का एलसीएम आपको 24 दिखाई पड़ा, और 24 और 7 का एलसीएम, भाई 24 और 7 का एलसीएम 7 इंटू में 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपने एलसीएम कैलकुलेट किया तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 24 पंच 120, 24 एक 144 और 24 सत्ते 168 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। यानी कि 168वें सेकेंड के अंदर जो है ये सभी घंटियाँ एक साथ बचेंगी। इसमें देखिए एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी में, एंगल सी और एंगल डी के समद्विभाजक बिंदु ए पर मिलते हैं। अगर एंगल सी ई डी बराबर 57 डिग्री और एंगल ए बराबर 47 डिग्री है तो एंगल बी का माप कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चतुर्भुज जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी और ये सी और ये डी। अब इसमें सी और डी के समद्विभाजक जो है बिंदु ए पर मिलते हैं, ये आपसे बोला गया। तो ये कुछ इस तरह से जो है इनको मिला देते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं बिंदु ए पर मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोला गया सी ई डी, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 57 डिग्री आपको दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एंगल ए जो है ये 47 डिग्री आपको दिया गया, 47 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये कोण समद्विभाजक थे, तो यहाँ पर ये बराबर बराबर भागों में बंट जाएंगे और यहाँ पर ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखें तो यहाँ पर ये आपके पास एंगल d/2 है और ये आपके पास एंगल c/2 है, यानी कि आधा है इन दोनों एंगल का, ठीक है। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों का योग करें, यानी कि एंगल d/2 और प्लस का एंगल c/2 और प्लस के अंदर ये 57 डिग्री, तो ये बराबर 180 डिग्री के होना चाहिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे एंगल डी प्लस का एंगल सी। अब ये कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर 123 डिग्री बचेगा, 2 गुणा करेंगे तो ये 246 डिग्री आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का योग आपके पास यहाँ पर 246 डिग्री आ चुका है। और यहाँ पर देखिए आपको एंगल बी कैलकुलेट करना था। देखिए एंगल डी ये वाला एंगल और ये एंगल सी ये वाला एंगल, इन दोनों का योग हमारे पास आ चुका है। और एंगल ए हमारे पास ये है, तो चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ये आपको पता है। एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी प्लस का एंगल डी करें तो ये बराबर 360 डिग्री के होना चाहिए। इन दोनों का योग हमने कैलकुलेट किया कितना, 246 डिग्री। और यहाँ पर जो है ये आपके पास ए दे रखा है कितना, 47 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, एंगल बी बराबर आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 293 हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 293। तो यहाँ पर ये आपके पास 7 बचेगा और यहाँ पर 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, यानी कि 67 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा।
इसमें देखिए ट्रायंगल ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया गया है और एंगल CBD और एंगल BCE के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो यदि एंगल A बराबर 78 डिग्री है तो एंगल P का माप क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न हमने पहले भी सोल्व किया है भाई। इसमें आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये मान लेते हैं ABC है, AB और ये C। आपसे बोला गया कि यहाँ पर AB और यहाँ पर AC को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया कि AB को यहाँ पर जो है ये D तक बढ़ाया जाता है और AC को जो है E तक बढ़ाया जाता है। अब ये जो कोण बने आपके पास यहाँ पर एक ये वाला CBD इसका कोण समद्विभाजक है और यहाँ पर जो है आपके पास ये वाला इसका कोण समद्विभाजक यानी कि BCE का कोण समद्विभाजक यहाँ पर जहाँ पर मिलते हैं वो बिंदु आपको यहाँ पर P बताया गया और ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उस P का मान आपको यहाँ पर एंगल P का मान जो है ये कैलकुलेट करके बताना है। ये एंगल A पर 78 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि इसका मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री और इसमें से माइनस कर देंगे जो A दे रखा है 78 डिग्री इसका बट्टे 2, 78 डिग्री का यहाँ पर बट्टे 2 करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री और ये माइनस का 3 दूनी का 6, ये आपके पास यहाँ पर माइनस में आएगा। 3 दूनी का 6 हो जाएगा 6 और 9 दूनी का 18 हो जाएगा। 3 दूनी का 6 हो जाएगा 9 दूनी का 18 हो जाएगा। 39 डिग्री इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 51 डिग्री जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए O के अंदर वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज है, इस ABCD की रचना होती है और A और C को O से जोड़ा जाता है। यदि एंगल ABC बराबर 2P है और एंगल ADC बराबर 3P है तो परिवर्ती एंगल AOC का माप जो है ये कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई चतुर्भुज है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो सर्किल है इसका केंद्र हम यहाँ पर O मान लेते हैं और ये A, B और ये C और ये D है। अब इसमें जो है A, C और O को आपस में जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर A को O से और C को भी O से जोड़ देते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इस वृत्त का व्यास होगा, ये ध्यान से देखिएगा भाई, कोई ज़रूरी नहीं है चक्रीय चतुर्भुज ये इस तरह से बने। ये अगर यहाँ पर आड़ा बन जाता तो यहाँ पर ये आड़ा टेढ़ा बन जाता तो यहाँ पर AO यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता AOC एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये AC जो है इस वृत्त का व्यास है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एंगल ये आपके पास ABC जो है ये आपको बताया गया 2P है और यहाँ पर जो है ये ADC जो है ये एंगल आपको 3P बताया गया। आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर योग करेंगे तो 5P बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 5 त्रिका 15, 5 छिके 30 यानी कि 36 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये वाला एंगल लिखें यानी कि आपके पास 3 गुणा 36 का 3 गुणा करेंगे तो ये 108 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पर 36 का 2 गुणा लिखेंगे तो ये वाला एंगल जो है आपके पास 72 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करें AOC, ठीक है, तो इसमें दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो इस वाले एंगल को लेकर और एक इस वाले एंगल को लेकर। तो अगर हम यहाँ पर 72 डिग्री को लेकर ये AOC कैलकुलेट करें तो इधर की साइड ये 2 गुना हो जाएगा यानी कि 144 डिग्री आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ा तो इसको आप यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर कैलकुलेट करें तो 108 का अगर आप 2 गुना करेंगे तो 216 डिग्री आपके पास यहाँ पर AOC एंगल आएगा और 216 डिग्री आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। अब ऐसे में यहाँ पर आपको एक ही डेटा जो है ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा, वो आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक संख्या A का जो है 11/5 संख्या B के 22% के बराबर है और संख्या B तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। यदि C का मान 5500 है तो A के 80% और B के 40% का योग कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। भाई आपको बोला गया कि A का 11/5 ये बराबर है B के 22% के बराबर है, तो B का 22% ये आपके पास यहाँ पर 11/50 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सोल्व करें तो ये 11 से यहाँ पर ये 11 बार कट जाएगा और ये 5 से काटेंगे 10 बार आ जाएगा। तो A और B का रेशियो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1:10 आ जाएगा। इसी तरह से इस साइड कैलकुलेट करें तो ये B जो है ये आपके पास तीसरी संख्या C का 2.5% के बराबर है। 2.5% को आप क्या लिख सकते हैं भाई, ये आपके पास यहाँ पर 25/1000 यानी कि 1/40 आप इसको लिख सकते हैं।
तो यहाँ से आपके पास जो है बी और सी की एफिशिएंसी, या बी और सी का रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, 1:40 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बी हमारा क्या है, 10 यूनिट है। यहाँ पर भी 10 यूनिट बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर और नीचे जो है 10 से गुणा कराना पड़ेगा। तो अगर हम इन तीनों का एक साथ रेशियो लिखें, ए, बी और सी का, तो ए हमारे पास 1 यूनिट है, बी हमारे पास यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10 यूनिट बराबर हो चुका है। तो सी हमारे पास कितना हो जाएगा, 10, 40 इंटू में 10 करें यानी कि 400 हो जाएगा। बट यहाँ पर सी का मान आपको बताया गया है प्रश्न में, कितना बताया गया है, आपके पास यहाँ पर 5500 जो है इसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 55 आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55/4 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर b का मान कैलकुलेट करें तो b आपके पास 10 9 कर 10 का यहाँ पर 55/4 गुणा हो जाएगा। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना था भाई, a का यहाँ पर 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5 होती है। और यहाँ पर b का 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको इनका योग कैलकुलेट करना है। तो 5 से इसको काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 4 से यहाँ पर ये 4 कट जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर 2 से 2 बार कटेगा और 2 से यहाँ पर ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा 5, तो ये 55 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया भाई, 11 प्लस का 55 आया, यानी कि ऐड करेंगे तो 66 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हैं, और इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। उस इमारत की ऊंचाई कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए इसमें भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, बाकी यहाँ पर बेसिक से तो आप इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर इधर की साइड जो है ये इमारत है M, बिंदु M और N एक इमारत के आधार से जो है एक सीधी रेखा में क्रमशः, भाई यहाँ पर ये आपके पास इमारत मान लेते हैं, और यहाँ पर जो है M जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है 72 मीटर की दूरी पर है। और इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु N यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपके पास पूरा जो है 128 मीटर की दूरी पर है, ये आपसे प्रश्न में बोला गया। और यहाँ पर हम इनको भी मिला देते हैं आपस में। तो यहाँ पर ये शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बन रहे हैं ये M और M के साथ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पूरक कोण दे रखे हैं। अगर हम इसमें से एक को थीटा मान ले तो दूसरा हमारे पास 90 डिग्री माइनस का थीटा बचेगा, क्योंकि पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका कोण जिनका सम जो है 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर ये आपके पास कंसेप्ट होता है। और यहाँ पर अगर आपको इस इमारत की हाइट कैलकुलेट करनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमारे पास ये x मीटर दूरी दे रखी है और यहाँ पर ये y मीटर टोटल दूसरे बिंदु की दूरी दे रखी है, तो आप डायरेक्ट h बराबर कैलकुलेट करेंगे तो अंडर के अंदर x इंटू में y रखेंगे, और यहाँ पर अंडर के अंदर x कितना है 72 है, और इंटू में y कितना 128 है। तो 2 इसमें से लेकर इस 72 को दे दें तो अंडर के अंदर कितना आ जाएगा 144, इंटू में ये 64 आ जाएगा। और यहाँ पर ये वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ये 12 इंटू में 8 आ जाएगा, 12 8 96 आपके पास यहाँ पर इस इमारत की हाइट आ जाएगी। अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना, ये भी एक स्पेशल टाइप का प्रश्न है। भी इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, a बराबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट देखना है, बराबर की साइड में a का कोफिशिएंट देखना है, कितना माइनस का 1 है, यानी कि इसके गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो माइनस का 1 आपको दिखाई पड़ा तो माइनस का 1 लिख लीजिए। इधर आपको a स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है तो इसकी गुणा में 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो यहाँ पर बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप b का भी कैलकुलेट कर लेंगे। b का गुणांक यहाँ पर 1 है और इधर की साइड b स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा। और ये c बराबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास c का गुणांक इधर माइनस का 28 है और इधर की साइड 49 है। तो 7 से काटेंगे माइनस का 4/7 आपके पास आ जाएगा c का मान। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस के अंदर 7 इंटू में आप रखेंगे माइनस का 4/7, 7 से 7 कट जाएगा, 1 से ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 2 वस्तुओं A और B के क्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि अगर यहाँ पर जो है इसका पहले का आपके पास 4x है और दूसरे का 5x है, तो इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु A पर 10% और B पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर आपको दे रखा है और वस्तु B और A के क्रय मूल्य में अंतर कितना ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो दोनों का क्रय मूल्य हमारे पास 4x और 5x है, दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का x का, यानी कि इसी x का मान आपको कैलकुलेट करके बताना।
तो देखिए ए पर यहाँ पर 10% का प्रॉफिट होता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, यानी कि यहाँ पर 10 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4x का 11/x का, ये आपके पास 11/10 यानी कि 11/10 आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5x का आप कैलकुलेट करेंगे। भाई 20% कैलकुलेट, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 1/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 6/5 इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें से आप यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस जो है आपका 480 का दे रखा है प्रश्न में। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर ये सोल्व करेंगे तो 6x ये आ जाएगा, माइनस के अंदर 11×4=44, 4.4x ये आ जाएगा बराबर 480। भाई आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना था। इधर आपके पास 1.6x आ जाएगा, बराबर की साइड आपके पास 480 पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 इधर आ जाएगा। x बराबर 16×3=48 यानी कि 300 आपके पास आ जाएगा। और आपको x का मान ही कैलकुलेट करना था, यानी कि x हमारे पास कितना है, 300 आया, तो आंसर लगा दीजिए 300। इसमें देखिए जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर जो है साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना आपको कैलकुलेट करके बतानी है। देखिए यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, भाई आपके पास टाइम जो दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधे के बराबर आपको दे रखा है प्रश्न में। अब यहाँ पर उसी राशि पर, यहाँ पर मान लीजिए कोई राशि है P, ठीक है, इस राशि का अगर हम R रेट ऑफ इंटरेस्ट से T समय यहाँ पर R/2 है और डिवाइड करें 100 से, तो ये ब्याज कैलकुलेट करें तो ये ब्याज जो है उस राशि का 1/8वां हिस्सा है, यानी कि P का 1/8वां हिस्सा P/8, ये बराबर हमारे पास ब्याज हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P से यहाँ पर P कट जाएगा और 2 यहाँ पर देखिए बट्टे में आएगा तो 2 से यहाँ पर ये 8 कट जाएगा 4 बार, और 4 से ये 25 100 कट जाएगा 25 बार। ऊपर क्या बनेगा, R का स्क्वायर बनेगा, बराबर की साइड ये 25 इंटू में 1 आएगा यानी कि 25 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 5% की आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। आपसे प्रश्न में बोला गया कि उसी ब्याज दर पर 15,000 की राशि के लिए 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आई और यहाँ पर टाइम जो है 8 वर्षों का ब्याज आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 15×8 120 और 12×5 60 और आगे 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 6000 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC में जो है एंगल A बराबर 88 डिग्री है। तो यदि त्रिभुज का अंत के अंदर I है तो एंगल BIC का माप आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए अगर आप दिमाग के अंदर चित्र बना रहे हैं तो 90 प्लस का 88/2 करेंगे 134 डिग्री, आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा आंसर। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप इसको समझ लीजिए। भैया आपके पास यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका यहाँ पर 1 सेकेंड, ये आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अंत के अंदर आपको दे रखा है, ये मान लीजिए इसका अंत के अंदर है, और जो कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर I दे रखा है, और ये आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, AB और ये C है। और इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर ये आपके पास एंगल BIC का मान तो आपको कैलकुलेट करके बताना है, और ये आपके पास एंगल A जो है ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 88 डिग्री। तो यहाँ पर अंत के अंदर पर बना कोण, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, 90 डिग्री का प्लस का कर देते हैं 88/2। तो यहाँ पर ये आपके पास 90 प्लस का 44 करेंगे, यानी कि 134 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, और यहाँ पर जो है उतनी त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का आयतन तो πr² होता है, तो ये बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर सोल्व करें तो r² से यहाँ पर ये पावर 3 कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पर r बचा और ये बराबर की साइड h। देखिए r का h के साथ रेशियो कैलकुलेट करें तो ये इधर आकर पलट जाएगा, यानी कि 3/4, तो 3:4 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का ऊंचाई के साथ रेशियो कैलकुलेट करना था। इसमें देखिए 2016 और 2019 में मिलाकर कैंप ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2015 और 2017 में मिलाकर कैंप बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। अब इसमें अगर आपको डेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। भाई यहाँ पर ये 2016 में देखना और 2019 में देखना है, और ए का देखना कैंप ए का, तो ऑरेंज वाला आपको डेटा देखना है। ये यहाँ पर 140 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 180 लिखा हुआ है, ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 320 हो जाएगा। ये जो 320 है, इसमें अगर आप यहाँ पर देखें 2015 और यहाँ पर 2017 में
यहाँ पर आपको देखना है बी का, कैंप बी का, तो ये येलो वाला देखना है, यानी कि 240 और ये 260, यानी कि कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये 500 का कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना था। तो 20 से 20 कैंसिल, 5 के 30, 500 के 20, 64% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। फिर से उसी टाइप का प्रश्न है भाई, यहाँ पर आप इसको कोट थीटा को कोस थीटा और साइन थीटा के पदों में लिखेंगे। तो आपको पता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूँ, 1 प्लस के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, ऊपर देखिए कोस थीटा तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कोस थीटा जैसे ही कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, प्लस के अंदर ये 1 बचेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस का साइन थीटा आ जाएगा और ये बटे के अंदर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 प्लस का साइन थीटा और ये बटे के अंदर साइन थीटा। और इसी तरह से यहाँ पर बटे के अंदर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी कोस थीटा आपको कॉमन दिखाई पड़ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आएगा 1 माइनस का साइन थीटा और ये बट्टे के अंदर जो है यहाँ पर भी साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास कोस थीटा से तो कोस थीटा कट जाएगा। अब ये साइन थीटा बट्टे के बट्टे में, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये कट जाएंगे साइन थीटा से साइन थीटा। अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस का अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा ऊपर बचा और यहाँ पर बट्टे के अंदर 1 माइनस का साइन थीटा। ये कैलकुलेशन आप देखिए डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टाइम बचा पाएंगे इसमें भी। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस का साइन थीटा से आप यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, प्रमेयकरण करा देंगे इसका अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर ऊपर आपके पास जो आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 1 प्लस का 1 प्लस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा बटे के अंदर। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट इससे गुणा होगी तो a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि बट्टे में क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस का 1 बट्टे कोस थीटा करेंगे, ये सेक थीटा आ जाएगा। ये साइन थीटा बट्टे कोस थीटा करेंगे, यानी कि टेन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन किस में दिखाई पड़ रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा दीजिए। अब ये भी आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपको 88 से विभाजित देखने, यानी कि जो संख्या आपके 11 और 8 से डिवाइड होगी वो संख्या आपके पास यहाँ पर 88 से भी डिवाइड होगी। मैंने आपको बता रखी कि 8 से अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम यहाँ पर तीसरा अंक देखेंगे, यहाँ पर सम अंक है तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक सिर्फ देख लेंगे कि 8 से डिवाइड हैं या नहीं। तो यहाँ पर 8 8 64 होता है, यानी कि बी की सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 4 है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर बी की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास संख्या क्या बन चुकी है, 8a और ये 5 1 4 6 और बी की जगह 4 आ जाएगा। अब इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8 5 13 हो जाएगा, 13 4 17 4 21 आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस का ये 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 21 में से माइनस कर देंगे a प्लस का 7, तो ये बराबर 0 या फिर 11 ही आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई आपके पास देखिए 21 में से 7 माइनस किया, ये 14 बचा, माइनस का a बराबर 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बराबर 11 लें भाई, बराबर पहले तो हम 0 लें तो यहाँ पर a का मान क्या होना चाहिए, 14 होना पड़ेगा। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर a एक सिंगल डिजिट वैल्यू होगी, तो यहाँ पर बराबर 11 होना पड़ेगा। भाई बराबर अगर हम 11 लें तो यहाँ पर a का मान क्या हो सकता है भाई, इसमें से यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तब आपके पास आएगा। तो a का मान यहाँ पर एक सिंगल डिजिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो a का मान कितना आया, 3 आया। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई b का मान आपके पास 4 आया, इसमें से आप माइनस कर देंगे 3, यानी कि 1 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए यहाँ पर 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप देखिए 70 और 90 के बीच ये आपको अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। भाई 70 के बाद 71 हो जाएगी, 72 73 हो जाएगी, 74 75 76 77 78 और ये 79 यानी कि 79 आपके पास हो जाएगी। 80 81 नहीं है, 82 83 हो जाएगी, 84 85 86
87 नहीं है, 88 नहीं है, 79 आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 5 अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। इन सभी का टोटल करिए और डिवाइड कर दीजिए 5 से, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। तो 9 3 12 और ये 9 21 और 3 24 और ये आपके पास एक 25 का 5 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएगी। 8 8 16 और यहाँ पर 16 7 23 और 2 25 और ये 7 32 और ये 7 39 का 9 आ जाएगा, हासिल 3 आ जाएगी। ये आपके पास यहाँ पर 39 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे भाई 5 से। तो यहाँ पर ये आपके पास 5 7 35 हो जाएगा, 9 5 45, 79 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। एक दुकानदार अपने माल पर जो है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो 100 की अगर वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस अगर हम CP 100 मान ले, तो मार्क प्राइस 20% अधिक यानी कि 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर SP सेलिंग प्राइस 10% की छूट दी गई, यानी कि 12 नमा 108 आपके पास आ जाएगा। 8% का आपको प्रॉफिट डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1/9 इसके फ्रैक्शन, 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 10 पर यहाँ पर 1 की छूट दी गई। तो यहाँ पर आप मार्क प्राइस 120 का 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो कि 108 हो जाएगा, 12 नमा 108। तो यहाँ पर 8 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 100 पर, और गुणा करते 100 से। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज जो आता है ये आपके पास 8% आता, और यही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।